नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आपकी बुलंद आवाज। अभी महाराजगंज लोकसभा की सरगर्मियां जो है कि बढ़ गई है। बता दें कि पूरे भारत में लोकतंत्र का महापर्व जो है 7 चरणों में होना है और अभी हम महाराजगंज लोकसभा में हैं। हमारे साथ आशीष गौरव जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे इस लोकसभा को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विकास जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात करते हैं हम महाराजगंज लोकसभा की। तो यहाँ के अभी सिटिंग सांसद जो हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और तीसरी बार जो कि चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। 2 बार चुनाव वो जीत चुके हैं। और आपको अगर महाराजगंज की बात करें तो महागठबंधन की जो टिकट थी पहले राजद से आती थी यानी लालटेन से, लेकिन इस बार जो है अभी के समय में कांग्रेस के खाते में चली गई। अभी उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि हम इस विषय पर आपसे हम बात करेंगे कि महाराजगंज लोकसभा को चित्तौड़गढ़ से नाम से जाना जाता है। आखिर क्या लगता है आपको इस विषय? देखिए विकास जी, इस बार का जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का महापर्व जो है चुनाव है, तो बाकी चुनावों से बिल्कुल अलग है। भारत की आजादी के बाद ये जो चुनाव है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव। ये चुनाव किसी पार्टी को हारने और जीतने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत में लोकतंत्र के हारने और जीतने का चुनाव। लोकतंत्र के हारने और हाँ, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के हारने और जीतने का चुनाव है। ये कोई साधारण सा चुनाव नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से समाज में आप बाकी चीजों को देख रहे हैं, राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया को भी देख रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इस चुनाव को भारत के हर नागरिक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र रहेगा तभी जाके अगली बार भी हम चुनाव में आएंगे और लोकतंत्र के महापर्व को फिर मनाएंगे। रही बात महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की, तो जो हमारे सिटिंग सांसद माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हैं, अच्छे हैं। उनको उनकी पार्टी फिर विश्वास करके आपके हिसाब से टिकट दी है, लड़ेंगे, अच्छे लड़ेंगे और जीतना हारना तो जनता के हाथ में। जनता जनार्दन है, जिसको जिताया, जिसको मन करेगा उसको जिताएगा। हाँ, ये बहुत क्लियर सी बात है। जहां तक महागठबंधन की बात है कि महागठबंधन के लोग इसको चित्तौड़गढ़ कहते हैं, तो अपना अपना आकलन है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस किसी को भी मौका मिलेगा और देश की जनता इस जनतंत्र में इस चुनाव को सीरियसली लेगी तो निश्चित तौर पे गठबंधन को जीतने का चांस रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज जो आप जानना चाहते हैं कि इसमें जो प्रत्याशी तय हो रहे हैं वो कल तक लालटेन से आते थे, यानी राजद के प्रत्याशी हुआ करते थे। अभी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत शायद कांग्रेस को सीट चली गई है। बाहर से प्रत्याशियों का और बाहर से प्रत्याशी लाने की बात हो रही है। तो बाहरी प्रत्याशी कितना इफेक्ट डालेंगे मैं तो नहीं बता सकता कि वो कितना इफेक्ट डालेंगे। अभी कौन आएंगे, आने के बाद भी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं, किस तरह की छवि है उनकी, ये उनके आने के बाद होगा। लेकिन अगर बाहरी और लोकल की बात हो तो लोकल अगर रहेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के जनता को इजिली एक्सेसिबल होंगे। जैसे हमारे अभी वर्तमान सांसद, उनको एक्सेस करना बहुत ही आसान, बहुत आसान, जब चाहे आप मिल सकते। लेकिन अगर कोई बाहरी आ जाता है तो उनसे मिलना थोड़ा कठिन होगा। हाँ, थोड़ा सा कठिन होगा। तो हमारी जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लोकतंत्र में चुने जाते हैं। और यदि वो हमसे मिलते ही नहीं है तो बड़ी मुश्किल बात होगी कि जनता अपनी बात रख पाए। और हर कोई सक्षम नहीं है कि जो हमारे आउटर कैंडिडेट होंगे उन तक पहुंच पाए। और आम जो जनता है जो पिछले पंक्ति के अंतिम हिस्से में खड़ा है वो तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएगा। तो जो लोग भी सीट डिसाइड करने वाले हैं वो अपने आप को राजनीतिक पंडित मानते हैं। मैं तो उतना बड़ा पंडित हूं नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह के लोगों को आप चुनाव में उतारिए जो जनता से कनेक्ट कर पाए, जनता की मुद्दों को संसद में उठा पाए, जनता के लिए कुछ करने की जज्बा रखता हो। सिर्फ आज के राजनेताओं के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, बाकी बहुत सारे लोग इस पे बोलते रहते हैं। लेकिन
मुझे एक चीज बड़ा टीस होता है सर कि लोग कहते हैं कि फल्ला पार्टी से आएंगे तो हम जीत जाएंगे, और पार्टियां इसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है कि टिकट को किसको देना है किसको नहीं देना है। जैसे जनता ना मालिक हो के पार्टी प्रमुख मालिक है, जिसको मन करे वो खड़ा करा देते हैं और वो मान लेते हैं कि जाति और वगैरह वगैरह जो चीजें है उस हिसाब से मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। इस पे जनता को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि भाई आप जब अपना जनप्रतिनिधि चुने तो अपने को कनेक्ट करते हुए चुने, न कि पार्टियों को कनेक्ट करते हुए चुने। क्योंकि जब आप यहाँ के लोकलाइज लोगों को जब चुनते हैं तो आप उनसे मिलने में आराम से मिल सकते हैं, अपने मुद्दों को रख सकते हैं, वो आपके मुद्दों पे कुछ कह सकते हैं। तो लोगों को ये बहुत समझने की जरूरत है। और समाज में एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं उनको, कि आप जनता तक पहुंचिए। बाकी पार्टियां, सर मैं भाजपा के बारे में बात करूं तो भाजपा में इतने संगठन हैं, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये सारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। बाकी पार्टियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। बाकी पार्टियां सिर्फ जाति समीकरण वगैरह वगैरह पे काम करती हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम करते हैं। हर किसी को अगर सत्ता चाहिए, जिनको भी सत्ता चाहिए, जो भी अपनी पार्टी चला रहे हैं, उनको इस पे जरूर एक बार फोकस होना चाहिए। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई भी एबीसीडी कोई राजनीतिक पार्टी है, उसका कितना विंग्स है जो धरातल पे काम करता है। आप देखेंगे कि कैडराइज बेस्ड पार्टी सीपीएम वगैरह है, उनके भी संगठन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि सर आज के डेट में किसी को सिर्फ आप दोहन कीजिएगा, उसके समय को लीजिएगा, और जब चुनाव के समय आए और टिकट बंटवारे की बात हो तो आप अकेले बैठ के डिसीजन कर देते हैं कि अमुक जीतने वाले हैं और अमुक हारने वाले हैं, टिकट फलाने को मिलेगा। और इसके बीच में क्या क्या होता है ये तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे कि टिकट की जो बंटवारा हुआ है, पिछले समय में जनगणना हुआ, उसमें आपको 15 बनाम 85 की लड़ाई देखा गया वहां पर। लेकिन जब और भी एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो पार्टियां हैं धर्म के लेकर, जैसे कि कोई हिंदू को लेकर, कोई मुसलमान को लेकर बात करती है, लेकिन जब टिकट बांटने की जब बारी आती है तो जाति देखने लगते हैं। वहां पर ना ही जनगणना काम आता है और ना ही वहाँ हिंदू और मुसलमान काम आता है। सर ये तो बहुत विस्तृत मुद्दा है, इस पे बड़ी लंबी बहस हो सकती है। जनता के नब्ज को ये नेता समझते हैं कि कहाँ पे दाबने पे सही रिजल्ट आएगा। तो हमारा बिहार जो है, ऐसे हर जगह है, यहाँ तो कुछ बदनाम ज्यादा है, लेकिन हर जगह है, जाति और धर्म पे ही वोटिंग होता है। क्योंकि आम आदमी से कनेक्ट करने के लिए नेता के पास समय नहीं है। सर कितने नेता हैं जो जमीन पे दिन रात आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो वो देखते हैं कि हम क्यों ना जाति के हिसाब से टिकट दे दें। धर्म के जो जहां तक बात है, धर्म और जाति पे मेरा बहुत क्लियर ओपिनियन है, मैं इससे थोड़ा सा ऊपर हूँ। लेकिन सब लोग कहते हैं करते कम लोग हैं, लेकिन मेरे को आप नजदीक से जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं इनसे बहुत ऊपर हूँ। अगर 1585 की बात है तो आपका प्रश्न यही है ना कि 15 को टिकट दिया जाता है, 85 को क्यों नहीं दिया जाए? सर देखिए इसके पीछे कारण है 85 को न देने के पीछे और 15 को देने के पीछे। 85 के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जिनको बुरा लगेगा वो माफ करेंगे, उनको हिम्मत नहीं है कि वोट दे के और कह पाए कि हमने फल्ला को वोट दिया है। 15% जो लोग हैं वो वोट देते हैं और आके कहते हैं कि मैंने ये पार्टी के फल्ला सिंबल को दबाया है और ये बहुत अच्छा करने वाली है, यानी दे आर वोकल, वो बोलते हैं, यानी एक देंगे और 10 दिलवाने की क्षमता रखते हैं। और इस तरह से वो माहौल बना देते हैं। और आज तो चैनलों के माध्यम से इलेक्शन हो रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञान बांटे जा रहे हैं। तो जब वो हल्ला कर देते हैं कि मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया, तो आवाज किसकी जाएगी सर? उनकी जाएगी, माहौल उनके फेवर में बनेगा। तो ये पार्टियां कोशिश करती हैं कि हम उनको ही दें और उनको देने के बाद उनसे हल्ला करवा के हम जीत जाए।
जैसे कि 85% लोगों में इलेक्शन के लेके, प्रजातंत्र के लेके बहुत कम अवेयरनेस है सर। 80 75 साल की आजादी के बाद भी अवेयरनेस नहीं है। और उनको अवेयर करने के लिए जो उनके तथाकथित पार्टियां हैं, उनके जाति के नेता हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जहर फैला चुके हैं। फल्ला ए जाति मतलब ए नेता, बी जाति मतलब बी नेता। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज बहुत ग्रास रूट पे आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो 1585 का जो माहौल है चलते रहेगा और 15 को टिकट मिलते रहेगा, इसको आप नहीं रोक सकते। अच्छा, हम महाराजगंज की बात करेंगे तो महाराजगंज में क्या पिछड़े को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर योग्य उम्मीदवार है, अपने पार्टी में लोग कार्यकर्ता वैसा पैदा करके रखे हुए हैं, या जो ग्रास रूट पे रियल नेता है उनको चूज कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, उसको दीजिए, जिताइए। ये लोग नहीं करेंगे सर। आज डेमोक्रेसी के खाल में ऑटोक्रेसी चल रहा है सर। प्रजातंत्र के खाल में आज राजतंत्र है। आप देख लीजिए, बहुत सारे नेताओं के, उनके पिताजी विधायक थे 20 साल हो रहे हैं, उनके पुत्र जी विधायक हैं 30 साल से, यानी 50 साल से किसी एक पार्टी ने किसी एक नेता को, एक परिवार को जगह दिया, इसके बारे में किसी ने कभी सोचा? नहीं सोचा। तो आप जनतंत्र के भेष में राजतंत्र चला रहे हैं। क्या उस क्षेत्र में मान लीजिए उसी जाति का कोई दूसरा नौजवान नहीं है, दूसरा नहीं आ सकता? बिल्कुल नेताजी लोग नहीं देते हैं, क्योंकि नहीं, वहां पे फल्ला बाबू का चलता है और फल्ला बाबू ठेकेदार बैठे हैं। वहां पे बहुत सारे उनके साथ काम करने वाले कर्जकर्ता, विधायक जी के पुत्र के साथ वो काम करते करते बूढ़े हो गए और फिर वो उनकी बारी आ गई कि उनके पोते को प्रणाम करें। ऐसा जनतंत्र नहीं चलेगा। और ऐसे कोई भी पार्टी नहीं है सर जो इस पे काम करे कि नहीं ठीक है आप 10 साल रह लिए, 15वां साल किसी को मौका दीजिए ना साहब। मैं ही कहूँ तो मैंने थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन सच है कि विकास जी की और बेटा पैदा कर सकते हैं, बाकी किसी को औकात नहीं है। अगर ये आप कहना चाहते हैं तो गलत। बिल्कुल। जैसे कि अब एक बार और बात कर लेंगे हम थोड़ा सा कि अभी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ये दूसरी बार रह चुके हैं, क्या और भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मेरा अगर ओपिनियन विकास जी आप जानना चाहते हैं और जनता को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बेहतर डेमोक्रेसी के लिए 10 साल काम करने का मौका अगर मिल गया है तो 15 साल और 20 साल लगातार देंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदे नहीं। जनतंत्र का मतलब है कि जनता इसको बदले, और बदलने पे नए नए चीज आएंगे। कुछ लोग अपना फाइंडिंग लेके आएंगे कि इस सत्ता और सरकार में क्या परेशानियां हुई, तो हो सकता है अगला ठीक करे। लेकिन अगर एक ही को मौका देते रहिएगा, बुरा ना माने तो आप गुजरात का उदाहरण ले लें। 35 सालों से एक ही पार्टी राज कर रही है। वहां के लोगों की सोच पे मुझे तरस आती है कि 35 साल से एक ही राजा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? फिर जनतंत्र जिन लोगों ने पाया अपनी कुर्बानी देके, वो तो बेकार है नहीं। इसलिए किसी को 5 साल 10 साल के बाद बदलिएगा, फिर नए लोग आएंगे। मान लीजिए विकास जी आपको अगर मौका नहीं मिलता है तो आज पत्रकार होते हैं? नहीं होते ना? नहीं होते। और आपसे बेहतर कोई पत्रकार हो नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। आपसे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन को मौका मिले तब तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ही के बच्चे फिर पत्रकार बने, आप ही के बच्चे पत्रकार बने, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को मौका ना मिले इस पे मुझे घोर आपत्ति। सबको मौका मिले, राजनीति में भी होना चाहिए। कोई भी पार्टी, एक पार्टी बताइए जो करती हो कि कोई रॉ मटेरियल बाहर के लड़का को उठाया और देखा कि इसमें कैलिबर है और उसको चुनाव लड़ा के संसद में भेजे, बुलंद आवाज के रूप में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। चलिए, संसद की बात की तो एक बात और याद आ गया कि महिलाओं की आरक्षण की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं की बात करने वाली पार्टी जो 35% संसद में उन्होंने आरक्षण दे दिया, इस पे हम बात करेंगे कि कितने महिलाओं को संसद के लिए टिकट दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया है, इस पे क्या कहना है? मेरा कहना है कि उनका जो हक है देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दुनिया में देश विकसित होगा तो 50% आबादी को किनारा करके आप विकसित नहीं हो सकते।
बिल्कुल। आप जिंदगी भर विकासशील ही रहेंगे, डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग ही रहेंगे। कि 50% आबादी महिलाओं की है, उनको पूरा हक है कि उनको हक मिले और वो अपना हक लें। लेकिन मिला नहीं है सर। महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें हैं सर, उसमें एक लंबा हो सकता है, लेकिन हर पार्टी को महिलाओं को तरहीज देना चाहिए, उनका हक देना चाहिए कि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे। और महिलाओं में जो महिलाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं, उनसे भी मेरा गुजारिश है कि आप अपने समुदाय के लिए, समुदाय मतलब औरतों के लिए लड़िए, लड़ना पड़ेगा, उनके लिए आवाज उठाइए, नहीं तो फिर घूंघट में कैद हो जाएंगे और आपको जो मौका मिल गया ना, आने वाले जनरेशन को नहीं मिलेगा। तो उनके लिए आप आवाज बनिए, उनकी आवाज उठाइए, अपने पार्टी के अंदर भी आवाज उठाइए कि भाई महिलाओं को मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे लोकतंत्र के महापर्व को लेकर। हालांकि वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।